हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फास्ट क्लासेस। आरआरबी जेई आ चुका है। बहुत ही बड़ा तोहफा नए साल का मिला है। अच्छी खासी वैकेंसीज आई है इंजीनियर्स के लिए। आईटी के लिए भी आई है, थोड़ा कम वैकेंसी है, बट कोर ब्रांचेस के लिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए बहुत ही बढ़िया वैकेंसी आई है। जोन वाइज लिस्ट भी आ चुकी है, फॉर्म भरना भी शुरू हो गए हैं, तो आप अकॉर्डिंगली फॉर्म भरिए। रेस्पेक्टिव ब्रांचेस जो भी है आपकी, आप उनका आउटलाइन तैयार कीजिए, कितनी वैकेंसीज है आपके लिए, आप उन्हें लिखिए, जिस जिस जोन में आपको अप्लाई करना है, और उस हिसाब से आप फॉर्म भरिए। कई सारे वीडियोस हैं जो डायरेक्ट वैकेंसी बता रहे हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या खुद भी नोटिफिकेशन देख के आप अपना वैकेंसी लिख सकते हैं। और जहाँ ज़्यादा वैकेंसी आपकी कैटेगरी वाइज जहाँ भी ज़्यादा वैकेंसी है, आप उस प्रकार से फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं लेकर आया हूँ आरआरबी जेई और एसएससी जेई कंबाइंड के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ लेकर आया हूँ, जो कि आपको दोनों एग्ज़ाम में हेल्प करेगी। आरआरबी जेई तो आ चुका है, साथ ही साथ एसएससी जेई भी आ जाएगा। 1-2 महीने में उसका नोटिफिकेशन भी आउट हो जाएगा। एग्ज़ाम मार्च के बाद ही होगा, लेकिन इसकी पढ़ाई हम आरआरबी जेई की ऐसे करें कि एसएससी जेई भी फोकस हो जाए, क्योंकि एसएससी जेई में भी नॉन टेक आता है। मेरे लास्ट वीडियो में आप देख पाएंगे कि कैसा एग्ज़ाम आता है, कैसा क्वेश्चन आते हैं और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। नॉन टेक भी बराबर होता है, टेक्निकल भी बराबर होता है एसएससी जेई में। नॉन टेक 100 नंबर का आता है, टेक्निकल भी 100 नंबर का आता है प्रिलिमिनरी में। आरआरबी जेई और एसएससी जेई 2019 के लिए हम कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं, जिसमें हम रीजनिंग, जीके और टेक्निकल कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जनरल नॉलेज से, नेम द कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट प्रोवाइड्स हाउसिंग लोन फैसिलिटी एज रीजनेबल रेट्स। तो ये आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिलेगा एग्जाम में ये क्वेश्चंस। रेलवे में भी आपको, रेलवे में तो खैर 14 लैंग्वेज में आता है। मेरे पास ऑफलाइन पेपर रखे हुए हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में ऑफलाइन पेपर जेई के और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के भी दिखाऊंगा, और एसएससी जेई के भी क्वेश्चन पेपर दिखाऊंगा, मेंस के भी और प्री के भी। तो क्वेश्चन ऑफलाइन पेपर में ये क्वेश्चन आया था एसएससी जेई 2015-2016 में, जो लास्ट ऑफलाइन पेपर था उसमें ये क्वेश्चन आया था। और इसका आंसर बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि नेम द कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट प्रोवाइड्स हाउसिंग लोन फैसिलिटी एट रीजनेबल रेट्स। इसका हिंदी में मैं आपको बताता हूँ। उस सहकारी समिति का नाम क्या है जो उचित दर पर गृह निर्माण ऋण सुविधा प्रदान करती है? उसका आंसर बहुत ही आसान है, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। आंसर है बी, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द बिगेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेई 2015-16 में। तो इसका आंसर है इंडियन रेलवेज। नो डाउट इंडियन रेलवेज इसका आंसर है। लूसेंट में शायद टेक्सटाइल दिया हुआ है, बट इसका आंसर इंडियन रेलवेज है। हु एमंग द फॉलोइंग गुप्ता एम्परर वॉज नोन एज विक्रमादित्य। विक्रमादित्य की उपाधि इनमें से किसे मिली थी? विक्रमादित्य की उपाधि मिली थी चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय जो 6th गुप्ता एम्पायर थे, 6th गुप्ता एम्पायर थे चंद्रगुप्त द्वितीय। 6th, लेट मी चेंज द कलर, 6th गुप्ता एम्पायर थे, बहुत ही पावरफुल एम्पायर थे, और इनके टाइम पे गुप्ता एम्पायर पीक पे था। चंद्रगुप्त द्वितीय इज द आंसर। ये सन 388 से 415 के बीच में इन्होंने कार्यकाल संभाला था, इन्होंने राज किया था। नेक्स्ट देखते हैं, द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज, पॉलिटी का क्वेश्चन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस टाइप की बॉडी है, यहाँ पे पूछा है। तो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, स्वतंत्र निकाय है, अर्ध न्यायिक निकाय है, क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध विधायी निकाय है, क्वाजी लेजिस्लेटिव बॉडी है, या कार्यपालक निकाय है, या एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, और ये है अंडर आर्टिकल 324 में लिखा गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को आर्टिकल 324 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय।
चीफ इलेक्शन कमीशन किसके द्वारा अपॉइंट होता है? इसका आंसर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट होता है चीफ इलेक्शन कमीशन। और अभी रिसेंटली किसे बनाया गया है? सुनील अरोड़ा साहब को। सुनील अरोड़ा साहब को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया है। आर्टिकल 23 एंड 24 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस डील विथ। आर्टिकल 23 और 24 किस चीज़ से डील करता है? तो इसका आंसर है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध। आर्टिकल जो 24 है, आर्टिकल 24 वो डील करता है चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट। और आर्टिकल 23 जो है वो फोर्स्ड लेबर। तो ये चीज़ आप दिमाग में रख लीजिए, 23 और 24 किस चीज़ में डील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फेनोमेनन ऑफ लाइट स्प्लिटिंग इनटू 7 डिस्टिंक्ट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू प्रिज्म इज कॉल्ड। जो प्रिज्म से गुजरने पर 7 विभिन्न रंगों में जो प्रकाश की परिघटना को क्या कहते हैं? इसका आंसर है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन इसका आंसर है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जिसको हिंदी में कहते हैं परिक्षेपण या विक्षेपण, इसको हिंदी में कहते हैं। जो कि आपको पता होगा विबग्योर रंगों में टूटती है। ये इसका सीरियल वाइज है, मतलब बैगनी वॉयलेट, इंडिगो गहरा नीला, ब्लू नीला, ग्रीन हरा, वाई येलो, ये है ऑरेंज नारंगी, और ये है रेड। ये विबग्योर है। और लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये लाइट की स्पीड होती है। .com रिप्रेजेंट्स। .com कंप्यूटर का क्वेश्चन। आप देखिए क्वेश्चन जीके में बहुत ही मिक्सअप क्वेश्चन है। मैं सारे क्वेश्चन को इंक्लूड करने की एक ओवरव्यू देने की कोशिश किया हूँ कि किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। आपने हिस्ट्री भी देख ली, स्टैटिक जीके भी देख लिया, साइंस भी देख लिया, पॉलिटी भी देख ली, और अब कंप्यूटर। तो .com रिप्रेजेंट्स कमर्शियल डोमेन। कमर्शियल डोमेन .com जब भी कहीं पे लगा होगा तो वो जो वेबसाइट है वो कमर्शियल डोमेन के लिए है। .org लगा होगा तो कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए, .gov है तो वो गवर्नमेंट के लिए है, .in है इंडियन। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कंप्यूटर से रिलेटेड है। IKE स्टैंड्स फॉर इंटरनेट की एक्सचेंज। इसका आंसर है इंटरनेट की एक्सचेंज। ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल से रिलेटेड है, जो कि VPN और नेटवर्क एक्सेस के बीच में जो कार्य होता है उसमें सिक्योरिटी को लेकर इसका रिलेशन है, इंटरनेट की एक्सचेंज। लास्ट क्वेश्चन है, नेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। इसका आंसर है बिचंद्री पाल। बिचंद्री पाल इसका आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको फैक्ट बता देता हूँ। एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, एडमंड न्यूजीलैंड के थे, ये सबसे पहली बार इन्होंने चढ़ाई की थी। उनके साथ इंडिया थे। इंडिया के जो पहले थे वो थे टेंजिंग शेरपा। टेंजिंग शेरपा जो कि 29 मई 1953 में इन्होंने फर्स्ट टाइम माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था। जो जुनको तेबाई जो जापान की थी वो फर्स्ट वुमेन थी जुनको। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तबेई ये जापान की थी, ये पहली महिला थी जिन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट पे फतेह हासिल की थी। और बिचंद्री पाल फर्स्ट इंडियन वुमेन थी। बिचंद्री पाल ये फर्स्ट इंडियन वुमेन थी जिन्होंने 23 मई
1984 1984 में इन्होंने फतेह हासिल की थी। तो 53 में सबसे पहले लोगों ने माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंच चुके थे, लेकिन उसके कई सालों बाद, करीब 20 सालों बाद, जो कि 1984 में हमारे यहाँ के फर्स्ट वुमेन ने, बचेंद्री पाल ने क्लाइम किया था। संतोष यादव जो पहला ऑप्शन है, ये भी इसी से रिलेटेड है, ये भी एक माउंटेनियर हैं। ये फर्स्ट विमेन हैं जो 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ चुकी हैं। ये 1992 के अप्रॉक्स उन्होंने चढ़ाई की थी, तो ये 2 बार चढ़ चुकी हैं। रीता फारिया है फर्स्ट एशियन जो कि मिस वर्ल्ड बनी थी, रीता फारिया। और लीला सेठ हैं हाई कोर्ट की पहली महिला जज है, दिल्ली हाई कोर्ट की। तो ये चारों ऑप्शन कोई भी आप क्वेश्चन की पढ़ाई कीजिए तो उनके ऑप्शंस के बारे में ज़रूर पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन ज़रूर टकराता है। तो एक फैक्ट भी आपका, एक क्वेश्चन से 4 फैक्ट आपके तैयार हो जाते हैं। ये जीके का पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका होता है। यहाँ पे 10 क्वेश्चन और जीके समाप्त होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे रीजनिंग का देखते हैं। रीजनिंग का बहुत ही आसान क्वेश्चन आता है। रीजनिंग में 50 में जो मैं एसएससी जेई की अगर बात करूं तो रीजनिंग में 50 में से 48 नंबर बहुत आसानी से लाए जा सकते हैं, बल्कि 50 लाए जा सकते हैं अगर रीजनिंग बहुत अच्छे से सॉल्व की जाए। बस टाइम का थोड़ा सा इशू होता है, तो ये प्रैक्टिस से आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। रीजनिंग में हम देखते हैं, ये फिगर है। अब यहाँ पे पेन से ये बना दिया गया है, ये क्वेश्चन पेपर से डायरेक्ट लिया गया है, तो ये भी नहीं बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि यहाँ पे इस कॉर्नर पे जो आएगा वो कौन सा मैच हो रहा है। तो ये तो नहीं हो सकता, ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमें राइट कॉर्नर का देखना है। बी, सी या डी हो सकता है। तो हमें मैच करते हैं कि यहाँ पे आप देखिए, सबसे पहले एक सर्कल टाइप का आकार जो है बना हुआ है, तो वो बी में भी है, सी में भी है, डी में नहीं है, तो डी नहीं हो सकता, या बी या सी में कोई हो सकता है। अब हम देखें तो उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन दोनों में है। उसके बाद यहाँ पे बस दोनों में डिफरेंस ये है बी और डी में कि जो स्क्वायर बना हुआ है उसके ऊपर ये लाइन जो है एक में है, एक में नहीं है। तो ये लाइन इसमें पेन से बनाई गई है, तो ये लाइन पहले नहीं थी, तो बी इज़ द आंसर। सेकंड क्वेश्चन है मिरर का। देखिए रीजनिंग में भी अच्छी वैरायटी पूछी जाती है। मिरर का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले देखना होता है कि मिरर किस तरफ प्लेस है। तो आप एम और एन जो है वो मिरर देख रहे हैं, एम और एन मिरर यहाँ पे प्लेस है सीधी रेखा में। तो सबसे पहले कोई भी अगर इमेज है मिरर की, तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि ये वाला पार्ट सबसे पहले आएगा। अगर हम तुरंत इसे मिरर इमेज करें तो ये वाला पार्ट सबसे पहले आता है। तो ये जो एरो है, एक सेकेंड, ये जो एरो है तो ये इस तरीके से बनेगा सबसे पहले, इस टाइप से। तो वो ए में है और सिर्फ ए में है, इसलिए ए इज़ द आंसर। ईजी होते हैं, एक बार में अगर आपने पकड़ लिया तो क्वेश्चन ईजी होते हैं, क्योंकि टाइम लिमिट इसमें दी जाती है हमें। ये क्वेश्चन जिसने अगर इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं किया है तो उसका बहुत सारा टाइम खपत हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन को एक बार इस वीडियो से अगर आपने देख लिया तो आपके बहुत अच्छा टाइम आपको यहाँ पे बच जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन में बस हमें कुछ नहीं देखना है, लास्ट नेम देखना है रोहन देखना है, और हमें 2 मैट्रिक्स दिए हुए हैं। अब मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर ए देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है 1 1 1 मतलब रो सबसे पहला, और दूसरा है कॉलम। तो ये रो 1 की और ये कॉलम 1 का, ये देखना है। तो ये R 1 1 में R है, बिल्कुल ऑप्शन 1 सही है। दूसरे में 1 1 ये भी R है। 3 2 में देखिए 3 2 R है, बिल्कुल सही है, इसमें 3 2। तो पहला ऑप्शन में तो चारों हैं। दूसरा देखते हैं 5 7, ऑप्शन ए का सेकंड वाला पार्ट है 5 7। तो 5 5th नंबर का रो और 7 नंबर का कॉलम। तो इसमें क्या मैच कर रहा है, ई, जो कि गलत है, 5 7 ई। तो ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। बी देखते हैं 7 5, तो 7 और 5 ओ आ रहा है, ये ओ बिल्कुल सही है, बी हो सकता है। इसी में हम आगे बढ़ते हैं 0 0 0 0,
0 0 में H है, R मिल गया, O मिल गया, H मिल गया, तो ये B सही जा रहा है। 5 5 देखिए, ये 5 नंबर का रो और 5 नंबर का कॉलम ए भी बिल्कुल सही है। 5 नंबर का रो और 5 का कॉलम A, ROHA। अब लास्ट है 1 0, यहाँ 1 और यहाँ का 0, तो ये 1 0 में N इंटरलिंक कर रहा है, तो N, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। इसमें पूरा क्वेश्चन पढ़ने की कभी भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे प्रैक्टिस करके जाइए। एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ना, सिर्फ ये नाम देखना है, रो और कॉलम देखना है और ऑप्शंस देखना है। नंबर सीरीज के भी क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसे कैसे सॉल्व करना है। हमारे पास सीरीज है 11 12 16 25। नंबर सीरीज में अगर अंक आपको बढ़ते हुए मिलते हैं तो सबसे पहले आप माइनस करके देखिए इन्हें। 12 में से 11 जाएगा, 1 बचेगा। हमारे पास है 11 12 16 और 25, तो 12 में से 11 गया 1, 16 में से 12 गए 4 और 16 में से 25 गया तो 9। जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर बन रहा है यहाँ पे, 3 3 = 9, 2 2 = 4, तो 1 का भी स्क्वायर ही होगा। अब आगे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16, तो ये देखिए यहाँ पे 12 + 4 किया तो 16 बना, 16 + 9 किया तो 25 बना। अब 25 + 16 जो कि 4 का स्क्वायर होगा, उसे ऐड करेंगे तो बनेगा 41, तो 41 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको बढ़ते अंक दिखे तो आप ज़रूर सब्सट्रैक्ट करके बना सकते हैं उस क्वेश्चन को। 27वें नंबर का क्वेश्चन है 3 9 21 और 45, 3 9 21 एंड 45। फिर बढ़ता हुआ क्रम है, फिर हम इसमें डिक्रीज़ करेंगे तो 3 9 में से 3 गया 6, 25 में से 9 गया, आपका हो जाएगा 12, और 45 में से 21 गया, ये आपका हो जाएगा 24, ये बन रहा है। अब यहाँ पे अगर देखिए कुछ समानताएं हैं, 6 1 = 6, 6 2 = 12, 6 × 2 हो जाएगा 12, 12 × 2 हो जाएगा 24, तो 24 × 2 हो जाएगा 48। अब 48 और 45 को आप प्लस कर दीजिए, ये जो लास्ट नंबर है यहाँ पे 48 प्लस ये नंबर 45, तो 5 8 5 13 3, आखिरी यूनिट डिजिट आपकी 3 आ रही है, मतलब यहाँ पे 93, 3 इज़ द आंसर। ऐसे वक्त बचाते हुए हमें आगे बढ़ना है। अब बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम में आ चुका है। ये जी हाँ, ये एग्ज़ाम की स्कैन क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन कहता है रामू की माता के 3 पुत्र हैं, सबसे बड़े का नाम है वनकारी, दूसरे का नाम है टूकारी, तीसरे पुत्र का नाम क्या है। तो यहाँ पे बहुत ही जल्दी, ये है इजी क्वेश्चन, अगर आप अभी पढ़ेंगे तो आपको तो ज़रूर पता लग गया होगा कि इसका आंसर क्या है, लेकिन एग्ज़ाम में प्रेशर इतना होता है और स्पीड इतना मायने रखती है कि हम सिली मिस्टेक कर जाते हैं। तो हमने देखा वनकारी, दूसरा टूकारी और तीसरे पुत्र का नाम तीनकारी। क्या पता तीनकारी आप देखते हुए लगाते हुए आगे बढ़ गए और आप सही मानते हुए आगे पेपर करते चले गए। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको देखने वाली है, जिन्होंने अभी आंसर समझ लिया है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि मिस्टेक किसी से भी हो सकती है। वनकारी लिखा है, टूकारी लिखा है, तो तीनकारी, 1 इंग्लिश है, 2 इंग्लिश है, 3 हिंदी है। तो इसने यहाँ पे हिंट दी है कि तीनकारी लगाने से पहले आप ये समझ जाइए कि ये और ये इससे मैच नहीं करते हैं। तो आंसर क्या है, आंसर है रामू। रामू की माता के 3 पुत्र हैं, तीसरे पुत्र का नाम रामू होगा। ऐसे सिली क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और आ चुका है कि इलेक्ट्रिक इंजन नॉर्थ से साउथ की ओर जा रहा है तो उसका धुआं किस ओर जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। पहली बात तो इलेक्ट्रिक इंजन के धुआं ही नहीं निकलता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, नन ऑफ दीज ऑप्शन था उसमें SSC JEE में। अब ये अशोक का वजन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक का वजन है गोपाल से अधिक है, मतलब अशोक वेट इज़ मोर देन गोपाल। तो इसको सॉल्व करने का बहुत आसान है। अशोक का आप A बना लीजिए,
वजन गोपाल से अधिक है तो थोड़ी दूरी पे उससे छोटा गोपाल माने जी बना लीजिए। महेश का वजन जयेश से कम है। अब महेश और जयेश अशोक और गोपाल से कोई रिलेशन नहीं रख रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा और दूर बनाएंगे। महेश का वजन जयेश से कम है तो जयेश बना लिया हमने और महेश उससे छोटा। प्रशांत का वजन जयेश से अधिक है लेकिन गोपाल से कम है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा प्रशांत गोपाल से छोटा जयेश से बड़ा। अब इनमें से सबसे अधिक वजन किसका है, तो सबसे अधिक वजन है हमारे सबसे बड़े अक्षर ए का। तो आप इस तरीके से वहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। तो अशोक इज द आंसर। अगला क्वेश्चन है, किलोमीटर से इन कौन से शब्दों को नहीं बनाया जा सकता है। ऑयल बनाया जा सकता है क्योंकि यहाँ पे हमें दिख रहा है OIL। मीट बनाया जा सकता है, MEE भी है और T भी है। ट्रीज बनाया जा सकता है क्योंकि T भी है, EE भी है, R भी है, S भी है। तो ऑप्शन बचता है स्ट्रीट। स्ट्रीट नहीं बनाया जा सकता क्योंकि इसमें एक ही T है और इसमें 2 T चाहिए, तो ऑप्शन है D आंसर। अब एक डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि रोम्बस लिखा गया है हमने एक सर्टेन कोड में, ये है, तो रेक्टेंगल कैसे लिखा जाएगा। अब आप सबसे पहले देखिए R को T लिखा है, तो R को T क्यों लिखा है। एक और देख लीजिए, H को लिखा गया J, तो अब आप देखिए PQRST, R के बाद S आता है, S के बाद T आता है, तो R लिखा है, S छोड़कर T लिख दिया गया है। HIJ, H है, I छोड़कर J लिखा है, मतलब हमें ये समझ में आ गया, हमने डिकोड कर लिया कि एक एक अल्फ़ाबेट छोड़कर लिखा गया है। तो अब हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। RST, सबसे पहले T आएगा, T चारों में है। ABCDEFG माने E की जगह G आना चाहिए, G चारों में है। ABCDE ABCDE, C की जगह E आना चाहिए, तो ACB में E है, बाकी F है, तो D यहाँ पे खारिज हो गया, D कैंसिल हो गया। फिर T की जगह PQRSTUV, तो T की जगह V आना चाहिए, U छोड़कर, तो V इसमें है और इसमें है, इसमें W है, C कैंसिल हो गया। अब CPI, ये दोनों में सेम है, इसको नहीं देखेंगे। M और N अलग है, तो यहाँ पे देखते हैं लास्ट सेकंड, LMN, M छोड़कर N, तो ऑप्शन B इज करेक्ट आंसर। अगर एजुकेशन को हमने सर्टेन कोड पे ये लिखा है तो कंडक्ट को क्या लिखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए कि C, कंडक्ट हमें पहला शब्द चाहिए, इसमें C को क्या लिखा गया है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पर C है और चौथे नंबर पर 7 है, तो C मतलब 7। यहाँ पे एक ऑप्शन में इस कंडक्ट को C को 7 लिखा गया है, वो ऑप्शन नंबर A, इसको मार के आप आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 7x, ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, टाइम टेकिंग है। 7x इक्वल टू 8k है, 5y इक्वल टू 6k है, तो x बटा y, x और y का क्या होगा, ये हमें पता लगाना है। तो सब इसमें बस k की वैल्यू रखना है। 7x बाई 8 इक्वल टू हो जाएगा k, 7x बाई 8, 5y बाई 6, k की जगह हमने 7x बाई 8 कर दिया। अब हमें 8 को y की जगह 8 को वहाँ ले जाना है, y को नीचे लाना है, तो ये हो जाएगा आपका 8 इंटू 5 बाय 6 इंटू 7 इक्वल टू x बाय y हो जाएगा। तो 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, यहाँ पे 4 5 जा 20 और 3 7 जा 21, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा 20 बाय 21 इज द आंसर, जो कि A है। आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल क्वेश्चन, यहाँ पे मैं थर्मोडायनेमिक्स के टेक्निकल क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूँ। आगे के वीडियोस में मैं और भी सब्जेक्ट्स इंक्लूड करूँगा, सिविल की भी कोशिश करूँगा कि उसमें इंक्लूड हो जाए टेक्निकल, लेकिन RRB JEE का टेक्निकल मेंस में होगा। शुरू में नॉन टेक होगा, तो नॉन टेक में पूरा फोकस करना है, जो कि एग्ज़ाम अप्रैल मई में होगा, इसलिए उसमें भी टेक्निकल, JEE में भी टेक्निकल बहुत ज़रूरी है, नॉन टेक्निकल बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले नॉन टेक की बदौलत पेपर निकाला जा सकता है, ये बात आप जान लीजिए। नॉन टेक को बहुत अच्छे से फोकस कीजिए। टेक्निकल की मैं जो की चीज़ें हैं वो मैं बता दूंगा, आपको प्री के लिए ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मेंस के लिए ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। और RRB के मेंस के लिए, जो SSC JEE के प्री के लिए जो टेक्निकल पढ़ना होगा, वो RRB JEE मेंस के लिए टेक्निकल पढ़ना होगा। तो RRB JEE मेंस के लिए आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिए, टेक्निकल को लेकर नॉन टेक में ज़रूर फोकस कीजिए। तो शुरू करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन डिपेंड्स ऑन। कार्नोट इंजन की एफिशिएंसी सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करती है द टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ द वर्किंग फ्लूइड। T1
T2, उसी से हम एफिशिएंसी निकालते हैं, फॉर्मूले में भी वही आता है। और कुछ नेचर ऑफ वर्किंग फ्लूइड से कोई मतलब नहीं, ड्यूरेशन ऑफ इंजन में कोई मतलब नहीं, कैपेसिटी ऑफ इंजन तो हम इसी से पता लगाते हैं। तो टेम्परेचर लिमिट्स ऑफ द वर्किंग फ्लूइड इज द आंसर। आईसी इंजन का क्वेश्चन है द केमिकली करेक्ट स्टाइक्योमेट्री रेशियो फॉर पेट्रोल इज, मतलब पेट्रोल कितना भाग रहेगा, हवा कितनी भाग रहेगी, इसको स्टाइक्योमेट्रिक रेशियो कहते हैं। पेट्रोल इंजन के लिए क्या होगा, वो होगा 4.8:1, मतलब 4.8 भाग हवा का और 1 भाग पेट्रोल का जाता है एक बर्निंग पे। इन केस ऑफ एसआई इंजन टू हैव हाई थर्मल एफिशिएंसी द फ्यूल एयर मिक्सचर रेशियो शुड बी, ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा होना चाहिए, ये होना चाहिए केमिकली करेक्ट। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, केमिकली करेक्ट होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं एसएससी जेई में, जो कि आरआरबी जेई में भी मोस्ट प्रोबेबली रिपीट हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगर एक हीट इंजन है जो कि 1000 kg ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है और 600 kg ऑफ वर्क, मतलब आप समझ जाइए 1000 kg की उसे हीट मिल रही है और 600 वो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, तो बची हुई हीट होती है 400 kg। तो हमारे पास ये आ गया 1000 किलो जूल और वर्क मिल रहा है हमें 600 किलो जूल, तो बची हुई हीट होगी 400। तो उसमें पूछा है कि हीट रिजेक्टेड किलो जूल में कितनी होगी, तो किलो जूल में हीट रिजेक्टेड हमें 400 दिख गया है, 400 तो होगी ही होगी, तो ऑप्शन ए या बी हो सकता है। अब एफिशिएंसी निकालना है, तो एफिशिएंसी होती है एफिशिएंसी होगी 600/1000, W/Q1 इसका फॉर्मूला है, इंटू 100, तो ये अपने पास आ जाएगा 60%। 60% हमारी एफिशिएंसी और बची हुई जो हीट है वो 400 किलो जूल है, तो इसका आंसर हो गया बी, 400 और 60%। अगला क्वेश्चन है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस द हीट ट्रांसफर इज, आइसोथर्मल प्रोसेस में हीट ट्रांसफर क्या होगा, इसे भी देख लेते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टी जो है कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर जो है 0 है, ये होता आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब। अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है जो कि कहती है डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्लू, ये है। तो डी यू को हम लिखते हैं एम सी वी डेल टी यहाँ पे 0 है, तो मतलब ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू, मतलब कि हीट बराबर होता है वर्क के, तो इक्वल टू द वर्क ट्रांसफर इज द आंसर। वर्क ट्रांसफर इक्वल होता है हीट ट्रांसफर के आइसोथर्मल प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज यूज्ड इन कंप्रेशन इग्निशन इंजन। ये कोई भी ब्रांच वाले देख सकते हैं, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही आसान और नॉलेजेबल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल इज यूज्ड टू इन कंप्रेशन इग्निशन, कंप्रेशन इग्निशन मतलब कंप्रेस करके जिसमें फ्यूल और मिक्सचर को जलाया जाता है। तो कार्नोट साइकिल, डीजल साइकिल, डुअल साइकिल या ऑटो साइकिल। कंप्रेशन इग्निशन में हम डीजल साइकिल में यूज़ होता है कंप्रेशन इग्निशन, इसमें स्पार्क प्लग नहीं यूज़ होता है, स्पार्क प्लग नहीं यूज़ होता है। स्पार्क प्लग यूज़ होता है पेट्रोल इंजन में, जिसमें ऑटो साइकिल यूज़ होती है। अब यही क्वेश्चन आगे रिलेशन है, मैं क्यों बता रहा हूँ आपको अभी पता लग जाएगा। डीजल इंजन में सिर्फ हवा को हम दबा कर कंप्रेस करके इतना गर्म कर देते हैं कि डीजल में आग पकड़ लेती है, और यहीं पर हम ऑटो साइकिल में पेट्रोल इंजन में हमें एक स्पार्क प्लग लगाना पड़ता है, जिसके कारण चिंगारी से आग लगती है। अब अगला क्वेश्चन बोलता है कि द सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर ऑफ डीजल इज डैश एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पेट्रोल, मतलब कि डीजल पहले जलेगा या पेट्रोल पहले जलेगा, मतलब सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर पहले कौन जल सकता है, किसका कम होता है। तो अब सिर्फ हम हवा कम करके डीजल में आग लगा दे रहे हैं, मतलब ये खुद बहुत जल्दी आग पकड़ सकता है डीजल पेट्रोल की अपेक्षा। पेट्रोल में तो हमें चिंगारी देनी पड़ती, तो जो डीजल का स्वतः प्रज्वलन तापमान है वो पेट्रोल से कम होगा, तो इज लोअर इज द आंसर। ये क्वेश्चन है
ये डायग्राम से आप बहुत भली भांति परिचित होंगे मैकेनिकल वाले। पीवी डायग्राम में पूछा है कि जो क्षेत्र तीसरा, ये क्षेत्र किस चीज़ का है। हालांकि ये आंसर गलत दिया था आंसर की में, और इसके लिए 100 रुपये लगे थे हमें आंसर सुधरवाने के लिए। कम से कम ऐसे 10 क्वेश्चन गलत थे तो 1000 रुपये हमें लगा था। तो इसमें ये जो ग्राफ है, यहाँ पे होता है एक जो ये जो स्टेज है इस तरफ, यहाँ पे होता है वाटर, इसे गर्म करते हैं, यहाँ पे होता है वाटर प्लस वाटर वेपर, मतलब अभी गर्म होते जा रहा है। यहाँ पे होता है सैचुरेशन पॉइंट है, यहाँ पे होता है सिर्फ और सिर्फ स्टीम, पानी की कोई भी बूंदें नहीं होती हैं इस क्षेत्र में। तो यहाँ पे हो जाएगा सुपर हीटेड रीजन। सुपर हीटेड मतलब कोई भी पानी की बूंदें नहीं, कोई भी वाटर वेपर का अंश नहीं, कोई भी मॉइस्चर नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ होगी सुपर हीटेड स्टीम। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर गलत दिया हुआ है दोस्तों, ये आंसर है सुपर हीटेड रीजन, बाद में इसे सही कर दिया गया था। When degree of randomness increases, what is the change in entropy? एंट्रोपी को डिफाइन ही किया गया है एक तरीके से कि डिग्री ऑफ रैंडमनेस इज कॉल्ड एंट्रोपी। तो एंट्रोपी बढ़ेगी, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ेगी तो एंट्रोपी बढ़ेगी। मैकेनिकल वाले अक्सर कहते हैं कि यार मेरे रूम की एंट्रोपी बढ़ गई है, मतलब मेरे रूम में अब चीज़ें अव्यवस्थित हो चुकी हैं, अब और एंट्रोपी बढ़ चुकी है। तो एंट्रोपी इंक्रीजेज इज द आंसर। डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ती है तो एंट्रोपी बढ़ेगी। जनरल गैस इक्वेशन सभी को पता है, स्कूलों में भी पढ़ चुके हैं कि PV = MRT, PV = NRT, लेकिन इसमें भी देखिए आंसर गलत दिया हुआ था, PV = PT = MRT, ये गलत था, इसका भी 100 रुपये लगा था, जो कि बाद में सुधार दिया गया था। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज़ के क्वेश्चंस। आगे सीरीज़ में मैं और क्वेश्चंस और पेपर दिखाने की कोशिश करूंगा। रेलवे का फॉर्म आप जल्द से जल्द भरिए, ताकि सेंटर्स भी अब वो अपने हिसाब से देते हैं। तब तक हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे की वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएँ। सो सब्सक्राइब, शेयर, स्प्रेड और जॉब ज़रूर ले लीजिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।